वेलकम बैक दोस्तों टू आवर सुशंकरम लर्नर बॉक्स। पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एचएस और आपका एनटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, पेपर होने वाला है, तो कृपया करके अपनी तैयारी को जो है थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके, तो आज का टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैप्चर कर लिया है उन्होंने धीरे धीरे इंडिया, ठीक है, और बाकी यूरोपियंस भी आ गए हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे ब्रिटिशर्स जो है अपना होल्ड बनाने में कामयाब रहे हैं, इसी बात को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा रीजनल पावर्स, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियां। तो उस समय हमें पता है कि मुगल साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर था। तो कैसे कैसे पतन भी हुआ, जो टाइमलाइन मैंने आपको पहले बताई थी, कौन कौन से मुगल बादशाह जो थे, लेटर मुगल्स हो रहे थे, उनका ध्यान रखते हुए आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। कैसे, तो हमें पता है कि सबसे पहला जो रीजनल पावर्स में एस्टेब्लिशमेंट में आया तो वो बंगाल था, जिसको हम उत्तराधिकारी स्टेट भी कहते थे मुगल्स का। आज हम बंगाल को ही देखने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये, और इसमें स्टोरीज भी काफी अच्छी हैं। आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, जो इंफॉर्मेशन लिखने वाली होगी मैं उसको राइट डाउन करवा दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बंगाल के साथ। देखो, बंगाल जो है वो कब इंडिपेंडेंट काम करने लगा, जब फारूक सियार का टाइम था। 1717 की बात है ये। 1717 में, ठीक है, हमें पता है कि मुगल दरबार में जो राजा था वो फारूक सियार था, ठीक है। तो फारूक सियार के होते हुए बंगाल जो है वो इंडिपेंडेंट काम करना कैसे शुरू करता है, तो मुर्शिद कुली खान जो पहला इंसान था जिसको भेजा गया बंगाल में। क्यों भेजा गया, पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बंगाल एक सरप्लस एरिया था। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो उस समय ये सारा एरिया, इवन बांग्लादेश जो है वो भी, और उड़ीसा तक जो है पूरा का पूरा बंगाल था। इतना बड़ा प्रोविंस है इस, और ये प्रोविंस आपको पता है यहाँ पे गंगा डेल्टा भी बनाती है यहीं पे। तो यहाँ का जो सरप्लस है, यानी कि जो रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा जाता था, और रेवेन्यू का आपको पता है हिस्सा दिल्ली में, यानी कि जो मुगल सेंटर है वहां पे रेवेन्यू दिया जाता था, तो काफी परसेंट हिस्सा था। तो लगातार, क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था रेवेन्यू जो है पूरी तरह से दिल्ली में नहीं जा पा रहा था, जिसकी इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, मुर्शिद कुली खान को भेजा गया एज अ दीवान। पर जैसे ही वो गया, और ऊपर से आपको पता है कि मुगल दरबार में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स चल रही है बुरी तरीके से। कैसे, अब सैयद ब्रदर्स का जिक्र आपने देखा, ठीक है। सैयद ब्रदर्स आपको पता है उन्होंने क्या किया था, मरवा दिया था, और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला बैठे थे। तो इस पॉलिटिक्स से भी फ्रस्ट्रेट होके मुर्शिद कुली खान ने इंडिपेंडेंट जो है राज्य शुरू किया, ठीक है। पर अथॉरिटी, सोवर्निटी किसकी है, अथॉरिटी और सोवर्निटी जो है वो मुगल्स की ही रही है। क्लियर, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट है बट जो सत्ता है वो अभी भी मुगल्स की है। तो मुर्शिद कुली खान, मैं इसको MQK कर देता हूं, मुर्शिद कुली खान 1717 से लेके 1727 तक मुर्शिद कुली खान जो है वो रहे हैं। और मुर्शिद कुली खान, ठीक है, 1727 में इसकी डेथ हो गई। 1727 में जैसे ही इसकी डेथ होती है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को आपको मिलेगी कि बंगाल की जो इकोनॉमिक पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों के पास रह गई थी, ठीक है। और मुगल सल्तनत के साथ इनका ब्रेकअप हो गया, टूट गए, ठीक। इतना होप आपको अंडरस्टैंड है कि क्या सिचुएशन इस समय पे बंगाल पे बनने जा रही है, और इसी सिचुएशन का फायदा आगे ब्रिटिशर्स उठाएंगे और बंगाल पे कब्जा करेंगे। मुर्शिद कुली खान के बाद मुर्शिद कुली खान के जो दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं, यानी कि बंगाल के निजाम बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, शाहजुद्दीन मोहम्मद खान, SMK मैं इसको लिखूंगा। 1727 की बात है, 1727 तक ये बनते हैं, 1727 में ये बनते हैं, ठीक है। 1727 में बनते हैं। तो हमने देखा कि जितनी भी
जो पैसा है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर है, वो 15% लोगों के हाथ में ही थी, ठीक। और बिना इकोनॉमिक पावर के आपको पता है कि राजनीति चलाना भी मुश्किल है, बिना पैसों के कुछ नहीं बिकता भाई, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसका जो आगे बेटा है वो क्या कर देगा, कूप कर देगा कुछ लोगों के साथ मिलके। ये जो 15% है, ये 15% कौन है, या तो मर्चेंट हैं, ठीक, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके हाथ में ही सारी सत्ता है। तो इसका जो बेटा है वो आगे इनके साथ मिलके क्या करेगा, कूप करेगा, तख्ता पलट कर देगा। और ये समय रहेगा 1739 और 40 का, और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। तो इस राज को रिवील करते हैं कि ये था कौन, तो सरफराज खान। सरफराज खान इसके बाद गद्दी पर बैठा, ठीक है। सरफराज खान से कहीं आपको आमिर खान ना याद आ जाए, ठीक है। तो सरफराज खान जो है वो गद्दी पे बैठे हैं उसके बाद बंगाल की। तो सरफराज खान के बाद क्या होता है, सरफराज खान के टाइम पे भी मुगलों के साथ इनका कोई लिंक रहा नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट शासन करना तो चाहते हैं पर प्रॉपर्ली एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। इसके बाद 1751, समय 1751 का है। 1751 में गद्दी पे जो बैठते हैं वो है अलीवर्दी खान। बंगाल की गद्दी पे जो बैठते हैं वो है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का जो समय रहेगा इसमें काफी उतार चढ़ाव है। कैसे उतार चढ़ाव है, देखो इस सिनेरियो को भी आप ध्यान से देखना कि अलीवर्दी खान के समय में क्या हुआ, ठीक। तो देखो अलीवर्दी खान के समय में क्या है, अगर हम ये अगेन इंडिया का मैप ड्रॉ करें, उड़ीसा तक का एरिया जो है वो इनके पास है, ठीक है। तो मराठा पावर इस समय पर राइज कर रही है और काफी एक्सपोनेंट है, और बढ़ते बढ़ते मराठाओं ने क्या किया, मराठा पावर ने उड़ीसा पे अपना अधिकार कर लिया और उड़ीसा के क्षेत्रों से वो चौथ लिया करते थे। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, मराठा अपने जो भी राज्य है उससे दो प्रकार के कर लेते थे, एक सरदेशमुखी, ठीक है, सरदेशमुखी, और दूसरा लेते थे चौथ। सरदेशमुखी जो मराठा साम्राज्य है अपना उनसे, और चौथ जो जीते हुए राज्य थे मुस्लिम्स के यानी कि इनके मुगलों के, उनसे चौथ लिया करते थे। ये 1/4 था और ये 1/10 था, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ इसके लिए अलीवर्दी खान के लिए काउंटर पार्ट है, उसके लिए क्या है, ये चिंता की बात है कि हमारा राज्य जो है वो इनके कंट्रोल में जा रहा है। तो अलीवर्दी खान के समय में धीरे धीरे क्या होता है, इस चीज को काउंटर किया जाता है। लेटर ऑन पटना तक चले जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान में भी डिस्टरबेंस रही, पर असली डिस्टरबेंस जो है वो अब क्रिएट होगी जब अलीवर्दी खान मर जाएगा। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई और ये गेम चेंजर बना। गेम चेंजर कैसे बना, अब यही बात हमें अंडरस्टैंड करनी है, राइट। गेम चेंजर ऐसा हुआ, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान का पोता जिसका नाम है सिराजुद्दौला, क्या नाम है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जी गद्दी पे बैठे, पर इनको गद्दी पे बैठने नहीं दिया। इनके सामने चैलेंजेस थे, और चैलेंजेस कौन कर रहे थे, चैलेंजेस कर रहे थे दो लोग। दो लोग कौन से चैलेंजेस कर रहे थे, शौकत खान और साथ में घसीटी बेगम। घसीटी बेगम किस लिए चैलेंज कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि हमें गद्दी पे बैठना है। ये फौजदार हैं और ये जो है ये आपकी इनकी इसकी अलीवर्दी खान की क्या है, डॉटर है, ठीक है। ये कह रही हैं हमें गद्दी पे बैठना है। तो ये चैलेंज, इस चैलेंज का फायदा ब्रिटिशर्स उठाएंगे, पर जैसे ही सिराजुद्दौला जो है वो
गद्दी पे बैठता है तो होता क्या है, कुछ ही महीने बाद, गद्दी पे बैठने के कुछ ही महीने बाद क्या हुआ, इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया और वो घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम सेट करते हैं, जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आ गए इसमें, बैटल ऑफ प्लासी की रेंज में, यानी कि बंगाल जो आ गया वो युद्ध के रेंज में आ गया। होता क्या है, क्योंकि सिराजुद्दौला परेशान था, किससे, सिराजुद्दौला परेशान था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना तो वो टैक्स अच्छे से देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या हुई, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, फोर्ट विलियम को कैप्चर किया और साथ के साथ इन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स को भी कैप्चर कर लिया। 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर किया है इन्होंने और एक 18 फीट के कमरे में बंद कर दिया। 18 स्क्वायर फीट का कमरा जिसमें पूरे 146 मेंबर्स को बंद कर दिया है और वो सारे के सारे दुर्घटना में मारे जाते हैं। कैसे, क्योंकि इतने छोटे कमरे में सफोकेशन हो जाती है और मर जाते हैं। ऑलमोस्ट 126 के करीब जो हैं वो मारे गए थे यहाँ पे। ये थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसे ही होती है ये बात जो है ब्रिटिशर्स को पता चलती है और उस समय अभी ताजे ताजे कौन आए हैं, रॉबर्ट क्लाइव आए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही उन तक ये खबर पहुंचती है ये बंगाल की तरफ चल पड़ते हैं सेना लेके और 1757 का समय है जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है। क्लियर? तो बैटल ऑफ प्लासी का कारण आपको पता चल गया। साथ के साथ बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तो उसमें गद्दार भी निकल के आता है। इंडिया की हिस्ट्री में आपको ये देखने को ही मिलता है, हमेशा कोई ना कोई गद्दार घर में घुस के बैठा है जो एक राज्य को तबाह कर देगा। ठीक है, और उसमें जो गद्दार था वो मीर जाफर था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी और जितने भी उनके लूप होल्स थे वो सारे के सारे बता दिए गए थे और जिससे क्या हुआ, पतन हुआ। तो सवाल आपके पास क्या आता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 23 जून का समय है। 23 जून 1757 को आपकी बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है जिसमें एक तरफ है अंग्रेज, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ने को आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ कौन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। क्लियर? और इस बैटल के बाद बंगाल पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक, ये लड़ाई हार गए थे और मीर जाफर को बदले में क्या मिला, मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया ताकि वो एक पपेट की तरह, एक पपेट समझते हो ना, ठीक है, गुलाम की तरह उनका काम करे। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, टेक केयर, नमस्कार।